ये इंटरनेशनल करंट अफेयर का दूसरा लेक्चर है और करंट अफेयर में आपको बताया ही था कि हमने थीम बांटा है नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट एटसेट्रा। और ये करंट अफेयर की शोध श्रृंखला के जो रिसर्च है उनके अनुरूप है। लेक्चर में फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि भाई आपका रिटेंशन ज़्यादा हो पाएगा, आपको थोड़ी बहुत समझ भी रहेगी, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल अगर कुछ पूछ लिया, सिर्फ रट्टा मारो जिंदाबाद से नहीं काम चलता, तो भी आप कर सकेंगे। तो इससे बेहतर लर्निंग हो पाएगी और रटने की जो परंपरा है उससे थोड़ा सा निजात मिलेगी। अब बोलोगे कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या है? अगर आप कोई एक टॉपिक 1 मिनट में पढ़ते हो, जब आप कंपाइलेशन से पढ़ते हो, लेक्चर में हो सकता है 1.5-2 मिनट लग जाए एवरेज, ऑन एन एवरेज। कोई बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जैसे ट्रेड वार वगैरह, तो उस पर 2-3 मिनट लग सकते हैं, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज़्यादा है और समय भी तुलनात्मक रूप से उतना भी ज़्यादा नहीं लग रहा। मुझे पता है कि समय का ध्यान रखना है, तो घबराओ मत। अगले कुछ 40-45 मिनट में हम 10 से 12 टॉपिक, शायद 15 टॉपिक पढ़ेंगे इंटरनेशनल के। कुल 50 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं 4 लेक्चर्स में। तो ये दूसरा लेक्चर है, शुरू करते हैं। तो स्वभाव के अनुरूप सबसे पहले किसी भी टॉपिक को क्यों कवर किया? क्योंकि उस पर सवाल पूछा गया है और इसीलिए उसको कवर किया। तो सवाल देखो, बिम्स्टेक को लेकर के यूपीपीसीएस ने ऑलरेडी पूछा है साल 2022 के पेपर में। उससे रिलेटेड हमने एमसीक्यू भी बनाया है इस टॉपिक पे, लेकिन उसके पहले 1-2 मिनट बात कर लेते हैं। बात ये करना है कि प्राइम मिनिस्टर ने बिम्स्टेक के 6ठे सम्मेलन 6 जो समिट हुआ, 6ठा सम्मेलन हुआ, उसमें पार्टिसिपेट किया। 4 अप्रैल 2025 हुआ कहाँ? हुआ बैंकॉक, थाईलैंड में। और सवाल जो पूछता रहा है वो रहा है कि भाई ये कौन सा सम्मेलन है, कहाँ हुआ और उसका थीम क्या था। सामान्यतः प्रश्न यही होते हैं, इसी के आसपास होते हैं प्रीलिम में यूपीपीसीएस के, बहुत घुसता नहीं है, मेंस नहीं है। तो बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन, ये उसका थीम है। बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला ऐसा भविष्य बनाना है, ये बिम्स्टेक का उद्देश्य है। बिम्स्टेक के बारे में बेसिक जान लेते हैं। क्या है बिम्स्टेक? मेंस में बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया था, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेटिव सिर्फ रेलेवेंस चाहिए। तो बिम्स्टेक के बारे में समझिए कि भाई 22% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। थोड़ा सा अगर ट्विस्ट कर दिया सवाल में कि ये दुनिया की आबादी का आधा कवर करता है, तो ऐसा नहीं है। 22% दुनिया की पॉपुलेशन, लगभग $2.7 ट्रिलियन इसकी जीडीपी है, कलेक्टिव जीडीपी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से पूरी दुनिया का जो ट्रेड होता है, 1/4 जो ट्रेड है, व्यापार है, वो यहीं से गुजरता है। तो ये रूट जो है कितना महत्वपूर्ण है। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की जो पॉलिसी है उसको बनाए रखने में बिम्स्टेक कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साल 1997 में, 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया था। लेकिन आप सोचिए कितनी चिंता की बात है कि 1997 से लेकर 2025 हो गया। ये आप मेंस में क्रिटिसिज्म में लिखते हो, लिमिटेशन में लिखते हो, यानी कि लगभग 28 साल हो गए हैं और सिर्फ 6ठा बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ है। यानी 6 सम्मेलन सिर्फ हो पाए हैं 28 साल में। ऑन एन एवरेज लगभग 5 साल में 1 सम्मेलन हो रहा है। ठीक, इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। 7 मेंबर कंट्रीज हैं। वो मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ध्यान रखो, जो आपका साउथ एशियन जो एक ग्रुपिंग था जिसको आप सार्क बोलते थे, सार्क में पाकिस्तान एक बड़ा रोड़ा था। तो भारत अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप, सागर और महासागर इनिशिएटिव के अनुरूप, अब बोलोगे महासागर इनिशिएटिव क्या है? सागर जो था सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, इंडिया अब महासागर विजन लेकर के चल रहा है, अभी आगे पढ़ाएंगे आपको। और सार्क माइनस पाकिस्तान प्लस थाईलैंड वगैरह, ये सब करके एक गेटवे टू आसियान, यानी आसियान तक कैसे रीच आउट करें, आसियान तक किस तरीके से हमारे ट्रेड और सर्विसेज बेहतर हो सकें, कल्चरल टाइज और बेहतर हो सकें, सॉफ्ट पावर एक्सचेंज हो सके, ये सब भी भारत का प्रयास है। इसलिए बिम्स्टेक को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। इस पर मेंस में भी सवाल पूछा गया है। बिम्स्टेक के इस सम्मेलन के दौरान बैंकॉक विजन 2030 का नाम किया गया। जो भी मार्क करेगा, जो भी आएगा स्टेटमेंट, बेसिक स्टेटमेंट, सकारात्मक स्टेटमेंट, आप इमीडिएटली उसको यस कर दीजिएगा। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है कि म्यांमार में, थाईलैंड में जब भूकंप आया था, तो म्यांमार में हमने एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं डिजास्टर डिप्लोमेसी, ये टर्म आप लोग सुने ही होंगे, डिजास्टर डिप्लोमेसी, यानी कि हम आपदा के दौरान मदद करते हैं फ्रेंडली कंट्रीज का, कई बार तुर्की जैसे नॉन फ्रेंडली कंट्रीज का भी, और हम इसके माध्यम से अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको हम शोकेस करते हैं और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के प्रति जो हमारी कमिटमेंट है उसको भी हम पूरा करते हैं। तो इस राहत अभियान का नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा। अब उसमें क्या क्या शामिल था सब यस कर देना, ठीक है, दिमाग नहीं लगाने का। हाँ, एक खास बात और, यूपीआई, भारत की जो यूपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है
वो इतना कारगर है कि नेपाल ने भी ऑप्ट कर लिया, मालदीव ने भी, और अभी बिम्स्टेक के दौरान में भी बिम्स्टेक की मेंबर कंट्रीज को यूपीआई के डिजिटल पेमेंट गेटवे से जोड़ने का एक समझौता किया गया है। यूपीआई का जो इंटरफेस है वो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हमने मेंस में ठीक से पढ़ा था, उसको लेकर के आप अवेयर रहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में वन ऑफ द रोबस्ट, वन ऑफ द मोस्ट साउंड डेवलपमेंट है इंडिया का। इस पे जो PYQ पूछा गया था, वो पूछा गया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक समिट में 2022 में पार्टिसिपेट किया। दूसरा स्टेटमेंट था कि इंडिया में चेयर किया जा रहा है इस बिम्स्टेक समिट को। तो इस तरीके से सवाल पूछा गया। वैसे ही सवाल हमने फ्रेम किया है जो 2025 की प्रीलिम में पूछा जा सकता है। वो सवाल है, पहला स्टेटमेंट कि बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी, जो बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से बना था। दूसरा स्टेटमेंट, मालदीव और पाकिस्तान इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। और तीसरा स्टेटमेंट कि छठा बिम्स्टेक समिट थाईलैंड में हो रहा है, बैंकॉक में हो रहा है। अब तीसरा तो आप जान गए, चूंकि अभी आपको पढ़ाया। पहला भी आप जान गए, अभी आपको पढ़ाया। दूसरे स्टेटमेंट में अगर आपको नहीं भी आता है, नया नया तैयारी आप कर रहे हैं, तो भी आप समझिए कि पाकिस्तान के साथ हमारी इतनी चल रही सब कुछ, और इतना ही सब कुछ अच्छा होता तो सार्क क्यों नहीं चल रहा होता। तो पाकिस्तान नहीं है, इसलिए पहला और तीसरा स्टेटमेंट ही सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, मालदीव और पाकिस्तान इसमें मेंबर नहीं है। कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव में मालदीव है, पाकिस्तान नहीं वहाँ पे। तो वही सवाल फिर से फ्रेम कर दिया, बिम्स्टेक का हिस्सा कौन कौन राष्ट्र नहीं है, तो उसमें मालदीव नहीं, अफगानिस्तान नहीं, इंडोनेशिया नहीं, तीनों नहीं, ऑल ऑफ दी अबव। भारत में और बिम्स्टेक कंट्रीज में बड़ी न्यूज़ बनी थी कि PM मोदी ने यूपीआई पेमेंट सिस्टम बिम्स्टेक के साथ साझा किया है, तो ये ध्यान रखना आप। रायसीना डायलॉग पे अब बात कर लेते हैं। रायसीना डायलॉग हर साल भारत में एक जियो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डायलॉग है, जहाँ पे दुनिया भर से सैकड़ों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इंक्लूडिंग द नेशनल एंड स्टेट हेड। तो ये रायसीना डायलॉग, अपने इससे पहले सांग्रीला डायलॉग पढ़ा था पहले वाले लेक्चर में, अभी बात रायसीना डायलॉग की। रायसीना डायलॉग पे क्या सवाल बन सकता है, आई थिंक PYQ देखने से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, सिमिलर PYQ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन थीम ऑफ रायसीना डायलॉग व्हिच वर हेल्ड ड्यूरिंग 14-16 जनवरी 2020। और ये पूछा गया है BEO का जो एग्जाम कराया गया था यूपी में, उसमें पूछा गया था। तो अगर आपको ये PYQ पता है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन के दौरान जो अपना मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है हमारा करंट अफेयर की शोध श्रृंखला, जिसको आपने देखा ही होगा, ताकि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, बार बार कहाँ से पूछे जा रहे हैं। अब 10 साल में एक बार कहीं उल्टा सीधा पूछ लिया तो उसके लिए हम आपको 10 लेक्चर एक्स्ट्रा नहीं कराएंगे, 10 पेज एक्स्ट्रा नहीं देंगे। 90% सवाल जहाँ से पूछे जा रहे हैं हम उन्हीं पे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, उन्हीं पे कंटेंट फ्रेम करते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आपका कवरेज भी अच्छा हो जाए और आप पे बोझ ज़्यादा ना पड़े। तो रायसीना के बारे में देखिए कि ये 10वां एडिशन था, 10th एडिशन था। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी भारत का विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, आपने देखा होगा जब मैं IR पढ़ा रहा था तो ORF का काफ़ी यूज कर रहा था, क्योंकि ये एक ऐसा थिंक टैंक है जो एक्चुअली में भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको लेकर के बहुत क्रिटिकल स्टडी करती है और सजेशन देती है। तो उसको अपने सिलेबस में हम अगर यूज करें एग्जाम में तो बहुत उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसके ढेर सारे फेलोज जो हैं तो अपनी गवर्नमेंट में भी शामिल हैं, इंक्लूडिंग एस जयशंकर। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और MEA के तत्वाधान में यानी कि सम्मिलित माध्यम से ये रायसीना डायलॉग होता है। इस बार नई दिल्ली में हमेशा की तरह हुआ और होटल था ताज पैलेस। भारत मेजबान था, लेकिन जो चीफ गेस्ट थे, चीफ गेस्ट में फॉरेन लीडर जो थे वो थे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। और भारत की तरफ से जो उद्घाटन किया चीफ गेस्ट के तौर पे वो थे अपने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। इसका जो थीम था जिस पे सवाल पूछा जा सकता है, थीम था कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लेनेट। कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लेनेट। तो पीपल, पीस एंड प्लेनेट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई जो जियो स्ट्रेटेजिक हमारा विजन है रायसीना डायलॉग का, उसमें लोग हैं सेंटर में और लोगों के लिए शांति है, इस पूरे प्लैनेट पर शांति है। जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक जो टर्बुलेंस उसके बावजूद भी इस प्लैनेट पे शांति बनी रहे, इसको मंथन करने के लिए आयोजन किया गया था। सवाल एक बार आप देख लीजिए। MCQ क्या फ्रेम हो सकता है इस पे, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो आसान रहेगा। अभी पढ़ाया, अब देखिए रायसीना डायलॉग 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
इसका थीम है कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। तो पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, ये कार्यक्रम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय के द्वारा ज्वाइंटली होस्ट किया गया। थर्ड स्टेटमेंट, इसके जो चीफ गेस्ट थे, फॉरेन चीफ गेस्ट, वो थे कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री कासिम जोमार्ट तोकावेव। क्या सही है बताइए इसमें? ये गलत हो जाएगा। सेकंड और फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इसके चीफ गेस्ट थे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। तो ये भी तैयार हो गया। अब आगे आइए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। मैं थोड़ा हैरान था इसको देख करके कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है उसमें कुछ 30 लाख करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश का जो स्टेट का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था उसमें अकेले 40 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ था। तो इसका मतलब है यूपी ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पा रहा है, ज़्यादा बेहतर कोलैबोरेशन कर पा रहा है। 8वां जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ 24-25 फरवरी को, वो कहाँ हुआ? भोपाल में हुआ। 2-3 बातें ध्यान रखो। इसका इनाग्रेशन किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इनाग्रेट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर महत्व उसका बढ़ जाता है। जितने भी टाइप के इन्वेस्टमेंट के प्रयास होते हैं, जितने भी टाइप के ट्रेड प्रमोशन के प्रयास होते हैं, वो सब कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। तो ये जो है डिपार्टमेंट, ये इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ये डिपार्टमेंट शामिल था। प्राइम मिनिस्टर ने इसको उद्घाटन किया और होम मिनिस्टर ने इसका समापन किया। भोपाल में हुआ और कुल मिलाकर के 30 लाख करोड़ का 30.77 लाख करोड़ का MOU यहाँ पे साइन हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बार बार बता चुका हूँ, MOU का मतलब निवेश नहीं होता है। MOU का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने आपसे कहा कि हम आपको ये उपलब्ध कराएंगे। एडमेत्रे की तो जनरली रिकॉर्ड है अभी फिलहाल के लिए कि वो जितना प्रॉमिस कर रहा है उससे ज़्यादा ही उपलब्ध करा रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो आता है वो भी करवाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जितना हम प्रॉमिस करें उतना ना हो पाए। तो MOU है जो आपसे प्रॉमिस किया जाता है, डिलीवरी जब तक ना हो जाए तब तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश ने भी जो 2023 वाला इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें पूछा था कितना इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिला है, तो उस समय जो मिला था उस पर सवाल पूछा था। तो निश्चित तौर पर अगर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो भोपाल में हुआ, जिसका प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया, उसमें पूछ सकता है कितने लाख करोड़ का MOU मिला है। हालांकि इसकी संभावना थोड़ी सी कम लग रही है क्योंकि यूपी में नहीं हुआ है। तो ये इवेंट जो है वो हर 2 साल में एक बार होता है, द्विवार्षिक है। और बस इतना। इस पे सवाल देख लीजिए एक बार आप। सवाल क्या है? वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर है भोपाल, मध्य प्रदेश। मैं जानबूझ करके बहुत डिटेलिंग नहीं कर रहा, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के क्या फ़ायदे होंगे, इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किस तरीके से है, किस तरीके से इन्वेस्टर्स MOU तो साइन करते हैं बट इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, उसके क्या बॉटलनेक्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, नहीं जा रहा क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पा रहा है प्रीलिम के हिसाब से। तो डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप रिटेन कर सकें, आप मैक्सिमम आउटपुट आपका हो सके, भूले नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएं, आपको हम उससे रिलेटेड न्यूज़ दिखाएं और उस पर थोड़ा सा कंटेंट भी पढ़ाएं। तो हम समझते हैं आपके समय के चैलेंज को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रटाया जाए आपको। मॉरिशस की जो यात्रा है प्रधानमंत्री की, बेहद महत्वपूर्ण लग रही है मुझे इस साल के लिए। तो पहले तो यही है कि मार्च 25 में प्राइम मिनिस्टर ने मॉरिशस की यात्रा की। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं नवीन चंद्र रामगुलाम और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो धर्मवीर गोखोल हैं। तो दोनों के नाम याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर हैं नवीन चंद्र रामगुलाम और राइम में राम है, तो ऐसे ध्यान रखना, प्राइम में राम है तो राम गुलाम है। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट धर्मवीर गोखोल, ठीक है, DG हैं एक हिसाब से, डायरेक्टर जनरल। तो मॉरिशस ने होस्ट किया प्राइम मिनिस्टर को, कहाँ पे? पोर्ट लुइस में। और वहाँ पे जो मॉरिशस का 57वां यानी 57 जो नेशनल डे था, आज़ादी के 57 साल जो उनके पूरे हुए, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चीफ गेस्ट भी थे। भारत ने, चूँकि आपको लास्ट लेक्चर में बताया था किस तरीके से जो आपका डियोगो गार्सिया आइलैंड है उसको लेकर के भारत ने बहुत अच्छा मीडिएशन कराया, और जो सॉवरेनिटी है वो मॉरिशस की बरकरार रही ICJ के वर्डिक्ट के बाद। और भारत ने एक मध्यम मार्ग, एक मिडिल पाथ निकालते हुए सॉवरेनिटी मेंटेन रखवाई मॉरिशस की, साथ में UK और अमेरिका का जो बेस है वहाँ पे उसको भी
रहने दिया। तो मॉरिशस का जो 97वां यानी 57th राष्ट्रीय दिवस था, उस पर प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ विजिट किया और इसके जो की फीचर्स हैं वो देख लीजिए। एक तो ये है कि डिफेंस पार्टिसिपेशन में क्या है, हमारी आईएनएस इम्फाल ने भाग लिया। आपको पता होगा कि इस तरीके से हमारे जो पनडुब्बी जहाज हैं या हमारे जो फ्रिगेट्स हैं उनको लेकर के यूपीपी से सवाल पूछ चुका है। मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, बट आईएनएस तलवार या किस पे सवाल उसने पूछा था, तो आईएनएस इम्फाल ने पार्टिसिपेट किया वहाँ पे। और क्या हुआ, और हुआ जो हमने हाईलाइट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन इससे सम्मानित किया गया, जो मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पिछली बार यानी कि पहले इससे जो लेक्चर हुआ इंटरनेशनल का, उसमें प्राइम मिनिस्टर को जो 2025 में महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हेड ऑफ द स्टेट के द्वारा जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान वो मिला, उसकी लिस्ट आपको हमने दिखाई थी। उसमें बताया था श्रीलंका वाला इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें श्रीलंका लिखा है, घाना वाला इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें घाना लिखा है, लेकिन मॉरिशस वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें देश का नाम नहीं आ रहा है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए मॉरिशस का इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन, इससे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत जो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल का इनिशिएटिव चलाता रहा है अपने नेबरिंग कंट्रीज के लिए, इंडियन ओशियन की कंट्रीज के लिए, भारत ने कहा कि सागर से भी एक कदम बढ़ते हुए अब हमारा विजन महासागर का है। और महासागर का मतलब है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। अब इसका उद्देश्य क्या है, ग्लोबल साउथ में पार्टनरशिप करना, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में। सवाल अगर पूछे कि सागर और महासागर दृष्टिकोण या जो विजन है वो किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है जो भी इंडियन ओशियन रीजन में या उसके और फार रीजन में जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ म्यूचुअल कॉपरेशन, म्यूचुअल पार्टनरशिप रखने का विजन है। भारत का सिक्योरिटी और ग्रोथ के लिए अनकंडीशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने का विजन है। सागर का एक्सटेंडेड वर्जन है महासागर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चागोस आर्कियोपेलागो और स्पेशली जो डियोगो गार्सिया आइलैंड है उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की, तो फिर से हम उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक, बस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता है चागोस, आपको पता है डियोगो गार्सिया, और सबको पता है, लेकिन अगले का जो आइलैंड है, अगले का जो आर्कियोपेलागो है, द्वीप समूह है, उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है। तो मॉरिशस में है अगले का द्वीप समूह। मैं आपको बता दूं कि सेशल्स के साथ हमने कई साल की वार्ता की कि सेशल में हमारा एक बेस हो सके, मिलिट्री बेस हो सके, स्पेशली नेवी का। सब कुछ बात हो गई थी, लेकिन वहाँ के पार्लियामेंट ने उसको बाद में स्क्रैप कर दिया, रेटिफाई नहीं किया, जिससे बात नहीं बनी। ऐसे रिपोर्ट्स आ रही थी, वहाँ पे विरोध था काफ़ी भारतीय सैन्य उपस्थिति को लेकर के। लेकिन मॉरिशस हमारा बहुत क्लोज पार्टनर है। हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो वहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है हमारी सिक्योरिटी के लिए, स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनके इस आर्किपेलागो पर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और ये काम हमें मिला हुआ है। तो दैट इज़ रियली ग्रेट। बाकी तो महाकुंभ का जल उन्होंने ग्रैंड बेसिन में मिलाया, ये सब ठीक है। अब इससे पहले सवाल पूछा जा चुका है, साल 2013 से रिलेटेड था। आउट ऑफ द फॉलोइंग इंडियन डिग्निटरीज हु वाज द स्पेशल गेस्ट एट द 45th इंडिपेंडेंस डे फंक्शन ऑफ मॉरिशस। मॉरिशस के इंडिपेंडेंट फंक्शन जो 45वां था 2013 में, उसमें कौन शामिल हुआ भारत की तरफ से? अगर ये सवाल पूछा गया है तो 57th या 57वां जो उनका नेशनल इंडिपेंडेंस डे है, उस पर भारतीय प्रधानमंत्री खुद जाके शामिल होते हैं, उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिलता है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू बन सकता है वो बन सकता है क्या, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मॉरिशस यात्रा के दौरान प्रस्तुत महासागर विजन का क्या अर्थ है? व्हाट डज द विजन महासागर इंट्रोड्यूस्ड बाय पीएम मोदी ड्यूरिंग हिज मॉरिशस विजिट स्टैंड फॉर? पहले ही बताया था आपको, मैरीटाइम एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सॉवर्निटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। सॉवर्निटी एंड ग्रोथ यहाँ लिखा है, यहाँ देखो म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। यहाँ क्या है, मैरीटाइम एंड हार्मोनियस एडवांसमेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ, म्यूचुअल एडवांसमेंट फॉर साउथ एशिया गेटवे। अब आप बेसिक समझोगे तो देखोगे कि मॉरिशस जो है वो साउथ एशिया में तो नहीं है, बाहर है उसके, ठीक। तो ये अपने आप में एलिमिनेट हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ है। आपको पता है जो सागर था उसमें सिक्योरिटी था, तो ये वैसे हट जाएगा। अब मामला बचेगा इसमें और इसमें, तो आप उस हिसाब से देखेंगे। तो आपको पता है कि सागर जो है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड था, तो सॉवरेनिटी से महासागर रिलेटेड होगा, इसकी संभावना कम है। इसलिए एमसीक्यू सॉल्व करना पढ़ना ज़्यादा जरूरी नहीं, तो महासागर से आप कंफ्यूज होते रहोगे कि इसका मतलब सॉवरेनिटी है, सिक्योरिटी या सस्टेनेबिलिटी। कॉमन सेंस लगाओ, साउथ एशिया हट जाएगा। इसी तरीके के ऑप्शन फ्रेम होते हैं। सस्टेनेबिलिटी इसलिए हट जाएगा क्योंकि सागर का अगर बड़ा वर्जन है तो सागर में सिक्योरिटी था। सिक्योरिटी यहाँ सॉवरेनिटी। आपको पता है भारत किसी की सॉवरेनिटी वायलेट नहीं कर रहा, और जो साउथ ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है वो भी किसी की सॉवरेनिटी नहीं वायलेट कर रहे हैं। और यहाँ मामला सॉवरेनिटी से आगे बढ़ के सिक्योरिटी का है, क्योंकि सागर जो है विजन सिक्योरिटी को ज़्यादा टैकल कर रहा था और ग्रोथ को ज़्यादा टैकल कर रहा था। तो निश्चित तौर पे ये ऑप्शन सही आंसर है। विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति। अब ट्रंप का सैम अंकल फिर से आ गए हैं, क्या करें इनका। 50% टैरिफ पे थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या करें, बात समझ में आ रहा है ना यार तुम लोगों को। एक्चुअली जो ट्रम्प के द्वारा 50% टैरिफ लगाया गया इंडिया पे, ये टॉपिक कई बार पढ़ा चुका हूँ। इस पे निबंध है, इस पे शॉर्ट वीडियो भी है, लेकिन इसके बहाने कुछ कीवर्ड्स पे चर्चा करनी है अपने को। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको फिर से देख लेते हैं। पहला फैक्ट तो ये है कि 27 अगस्त से इंडिया पर 50% टैरिफ लागू हो गया है। 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ है और 25% का पेनल टैरिफ है, जो रसिया से तेल खरीदने के जुर्म में, सो कॉल्ड जुर्म में अमेरिका के द्वारा कहा गया है, लगाया गया है। 2-3 लोगों के नाम याद रखो। एक तो पीटर नवारो जो हैं, उनके ट्रेड एडवाइजर, पहले 18 के टाइम पे वो एडवाइजर थे, लाइटहाइजर। तो इन दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए, कोट करने के लिए भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कि टॉप इंपोर्ट और टॉप एक्सपोर्ट क्या है इंडिया का यूएस के साथ में। तो टॉप जो इंपोर्ट है यूएस के साथ वो है मिनरल और फ्यूल ऑयल, प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन। ज्वेलरी नहीं, ज्वेलरी तो हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, स्टोन की बात हो रही है, ठीक। ये टॉप इंपोर्ट है। टॉप एक्सपोर्ट में इंजीनियरिंग गुड है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इसलिए मित्रों क्योंकि आईफोन जैसे और बाकी जो ब्रांड्स हैं उनकी असेंबलिंग भारत में बहुत ज़्यादा हो रही है, थैंक्स टू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ढेर सारी अच्छी पॉलिसीज़। इवन उत्तर प्रदेश की भी जो इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी है उसका भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है नोएडा में एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड। तो ये सब हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। उसमें ड्रग और फार्मास्यूटिकल भी शामिल है। अब आप सोचोगे कि अमेरिका की लगभग 25 से 30% जो ज़रूरतें हैं ड्रग और फार्मा की वो इंडिया ही सप्लाई करता है, फिर सिर्फ 8.72% क्यों? तो इसका आंसर ये है कि जो हम सप्लाई करते हैं वो जनरली क्या है, जेनेरिक मेडिसिन है। और जेनेरिक मेडिसिन महंगे नहीं होते, सस्ते होते हैं। पेटेंट ड्रग अगर 10 रुपये का है तो जेनेरिक 1 रुपये का ही आता है। इसकी वजह से इनकी जो वैल्यू है वो बहुत कम है। हमारा जो मार्केट में वॉल्यूम के हिसाब से शेयर है टोटल फार्मा का वो बहुत ज़्यादा है, वो 20% के भी ऊपर है, लेकिन जो वैल्यू है वो 7-8% से ज़्यादा का नहीं है। और उसके बाद हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी उनको एक्सपोर्ट करते हैं। जेम एंड ज्वेलरी तीसरे नंबर पर आता है, ठीक। जेम एंड ज्वेलरी जो है वो अमेरिका जितना इंपोर्ट करता है पूरी दुनिया से, उसका लगभग 60% इंडिया एक्सपोर्ट करता है, बाकी 35% इजराइल एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको। क्या 50% टैरिफ अकेले इंडिया पर लगाया गया? ये जो यहाँ लिखा है ना 50% का टैरिफ जो अमेरिका द्वारा किसी भी देश पर लगाया गया सबसे अधिक, ये स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली ब्राज़ील और इंडिया दोनों सगे हैं यहाँ पे। ब्राज़ील पे भी 50% लगा है और इंडिया पे भी 50% लगा है, ठीक। अब देखते हैं आगे कुछ कीवर्ड है। टैरिफ क्या होता है? एक होता है मित्रों टैरिफ बैरियर और एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर। जब आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हो कहीं पे और कोई देश उस पर टैक्स लगाए, उसे कहते हैं टैरिफ बाधा या टैरिफ बैरियर। और वो होता है टैक्स का प्रकार, इंपोर्ट टैक्स का प्रकार। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई इंपोर्ट टैक्स नहीं लगाया जाता है, लेकिन आपके प्रोडक्ट को रोक देना है, आने नहीं देना है अपने देश में। इंपोर्ट टैक्स लगाएंगे तो देश कहेंगे देखो हमारे ऊपर टैक्स लगाया, तो वो भी रेसिप्रोकल टैक्स लगा सकते हैं, वो भी काउंटर कर सकते हैं, रिटेलिएट कर सकते हैं। लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर जो होता है उसमें टैक्स नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे लाठी भी बच जाए और सांप भी मर जाए। जैसे कि कहेंगे इंडिया का एक आम का कंटेनर शिप गया अमेरिका में, बोले तुमने रेडिएशन ठीक से नहीं किया है, फाइटो सैनिटरी मेजर्स जो तुम्हारे हैं, हाइजीन जो है उसका इशू है, क्वालिटी तुम्हारी स्टैंडर्ड ठीक नहीं, इसलिए वापस कर रहे हैं। हमारा चावल यूरोप में गया, बोले अरे भाई इसमें तो जीएम राइस मिला हुआ है, ब्रोकन राइस मिला हुआ है, इसको नहीं लेंगे। तो ये सब क्या है, नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक। और टैरिफ लगाने के क्या उद्देश्य हैं?
टैरिफ लगाने के कई उद्देश्य हो सकते हैं। आज ही एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है और वो आर्टिकल बहुत ही सुंदर था। उसमें बताया गया कि किस तरीके से शशि थरूर ने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम उन्होंने कोट किया और उस किताब का नाम मैं भूल रहा हूँ। तो कहते हैं कि भाई इंडिया ने जब अंग्रेज़ों के साथ ट्रेड शुरू किया उस वक्त जो उनका डंपिंग हो रहा था इंडिया में, इसकी वजह से क्या कहते हैं, ग्रामीणीकरण या रूरलाइजेशन इंडिया का होने लगा और जितने भी हमारे मास्टर आर्टिक्राफ्ट्स आर्टिसंस या फिर जो दस्तकार थे वो सब गांव में चले गए, बेरोजगार हो गए। लेकिन जब स्वदेशी मूवमेंट 1905 में किक करता है, उसके बाद गांधी जी आते हैं और गांधी जी स्वदेशी आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ आत्मसम्मान और औपनिवेशिक लड़ाई के खिलाफ एक हथियार नहीं मानते, बल्कि उनको लगता है कि ये एक्टिव रेजिस्टेंस का एक प्रतीक है। और जब वो आह्वान करते हैं कि आप सब अपने ही देश में बनी हुई चीज़ें यूज कीजिए, तो फिर वो मदुरई में एक सभा में थे और एक बच्चे ने उनसे पूछा कि इंडियन जो प्रोडक्ट हैं, स्वदेशी जो सामान इतने महंगे हैं, कैसे हम उसको खरीद पाएंगे। तो गांधी जी कहते हैं ये आप अपने एथिक्स में यूज कर सकते हैं, अपने एसे में यूज कर सकते हैं। इसलिए एनेक्डोट बता रहा हूँ, विषय से भटक नहीं रहा हूँ। अब जब पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचर हूँ ना, मैं पीडीएफ पढ़ने वाला नरेटर तो हूँ नहीं, तो ध्यान में आता है तो बताना पड़ता है, आपका काम आ जाएगा कहीं। तो गांधी जी कहते हैं कि ये मामला सस्ते और महंगे का नहीं है ये मामला है कि अगर महंगा है तो कम पहनो, कम खरीदो, लेकिन स्वदेशी ही खरीदो। और उन्होंने उसी मदुरई में उस दिन व्रत लिया कि अब मैं धोती कुर्ता नहीं बल्कि एक सिर्फ लंगोट और धोती ही पहनूंगा। तो कहीं ना कहीं उनका जो अदनंगा फ़कीर का एक नया रूप था, वो स्वदेशी और औपनिवेश के खिलाफ लड़ाई का एक बड़ा माध्यम बना, एक बड़ा प्रतीक बना। तो उसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने, लिंक कर रहा हूँ टॉपिक से, भारत ने एक डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उसको मजबूत करने की पॉलिसी बनाई, मिक्स्ड इकोनॉमी ऑप्ट किया, बड़ी बड़ी पीएसयूज बनाए, इंस्टीट्यूशन बनाए जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन देखा गया कि इससे हमारा इंपोर्ट तो बहुत बढ़ रहा था, एक्सपोर्ट कम हो रहा था, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटिव नहीं थी और फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आती है। बाद में हमने अपनी इकोनॉमी खोल दी, एलपीजी रिफॉर्म लेके आए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो अभी आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है, जो उन्होंने फिर से दोहराया अभी कल परसों के भाषण में, वो आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है, बार बार बोल चुका हूँ कि ये कंजर्वेटिव नहीं है। एक निबंध भी इससे कराया था मैंने कि क्या मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है वो एक कंजर्वेटिव या एक क्लोज्ड इकोनॉमी की पॉलिसी है, तो उसका जवाब है नहीं। मेक इन इंडिया जो पॉलिसी है, आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज नॉट कंजर्वेटिव पॉलिसी बट मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड, दुनिया के लिए भारत बनाएगा। श्रम भारत का होगा, बनेगा भारत में, जो कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, वो विदेशी हो सकता है, कोई समस्या उसमें नहीं। तो ये आत्मनिर्भर भारत का, स्वदेशी का एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नया वर्जन है। भारत अगर इसको हासिल कर लेता है तो निश्चित तौर पर सप्लाई चेन से लेकर के और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का इरादा है, जो हमारा टारगेट है कि कैसे भी करके हम 25% कंट्रीब्यूशन कर सके अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पूरी इकोनॉमी में, जीडीपी में, वो हम पूरा कर पाएंगे। और इसके लिए आपको पता होगा एमएसएमई जो है वो की प्लेयर है। टोटल एक्सपोर्ट में 45% एक्सपोर्ट एमएसएमई सेक्टर करता है। और अभी थैंक्स टू जापान के साथ जो हमारा करार हुआ है, एसएमई सेक्टर में जापान ने एक बम्पर इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है। लगभग 45 या 50 बिलियन डॉलर से बढ़ा के 68 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है। तो जापान का उस हिसाब से एक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन होने जा रहा है। इस पे एमसीक्यू देख लेते हैं। व्हाट इज द टोटल यूएस टैरिफ इम्पोज्ड ऑन मोस्ट इंडियन गुड्स इम्पोर्ट्स एज ऑफ अगस्त 2025। अगस्त 2025 तक अधिकांश भारतीय वस्तुओं की आयात पर लगाया गया कुल अमेरिकी टैरिफ कितना होगा? वो 50% होगा। अगर टॉप इम्पोर्ट पूछे तो आपको पता है ऑयल एंड पेट्रोलियम है, प्रीसियस मेटल है। टॉप एक्सपोर्ट पूछे तो इंजीनियरिंग गुड्स है, ये सब है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर या इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ में रहा है वो देख लो। स्टैचू वगैरह पे उसने सवाल पूछा हुआ है, ये वाला स्टैचू किसके लिए, वो वाला स्टैचू किसके लिए, तो उस पर रिपीट नहीं करेगा, बट इस टाइप के सवाल देख सकते हैं। आपके एथिक्स के पेपर में हमने बहुत सारे वैल्यूडेशन किए थे, इसमें तिरुवल्लुर का हमने एग्जाम्पल दिया था। और तिरुवल्लुर यहाँ पे लिख भी दिया है, ये विकिपीडिया से लिंक कॉपी करके आपको दे दिया, पढ़ सकते हो। ये वाला कोट आप एथिक्स में यूज कर सकते हो। कौन से टॉपिक पे? इंटीग्रिटी पे। कि जैसे वो हम पढ़ाते थे ना कि
किसी के पास बहुत टैलेंट है, एफिशिएंसी बहुत है, लेकिन उसके पास इंटीग्रिटी नहीं, तो ये दोनों बेकार हैं। तो ऐसे ही तिरुवल्लुवर कहते हैं निष्कलंक जीवन ही जीवन है, यानी कि लाइफ ऑफ अ पर्सन विथ इंटीग्रिटी इज द ओनली लाइफ। यह सही इनका जीवन मरण तुल्य है। लाइफ ऑफ अ पर्सन विदाउट फेम इज लाइक डेथ। ये आप अपने एथिक्स में यूज कर सकते हो। और ये कहाँ से लिया है? उनकी जो एक महान रचना है जिसका नाम है कुरल, जो नैतिकता, नैतिक सिद्धांतों का एक समुच्चय है, एक रचना है। इसको तिरुकुरल भी बोलते हैं या कुराल भी बोलते हैं। अगर कोई पूछे कि कब पैदा हुए थे तिरुवल्लुवर, तो नहीं पता है, लेकिन अंदाजा 4 सेंचुरी BC में इनका जीवन माना जाता है। और क्यों चर्चा में है? क्योंकि फिलीपींस में तिरुवल्लुवर का एक बहुत बड़ा स्टैचू इनॉग्रेट किया गया है भारतीय एम्बेसडर के द्वारा, और भारत फिलीपींस के 75 साल जो पूरा हुए हैं संबंधों के, उसके उपलक्ष्य में। तो इसलिए तिरुवल्लुवर इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो प्रीलिम में नहीं भी आया तो एथिक्स में आप इसको यूज कर सकते हो अपने मेंस। ट्यूलिप गार्डन पे उसने पहले भी सवाल पूछा है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में 2025 में उद्घाटन होगा। इसे इंदिरा मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन भी कहा जाता है, भी इतना जान लो। अब आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे, 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने इसकी कवरेज की है ठीक ठाक, तो इस पे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। इस पे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे जो बड़े अलायंस हैं जिसमें भारत पार्टनरशिप कर रहा है या भारत उसको होस्ट कर रहा है, इस पे सवाल पहले भी पूछा गया, यूपीएससी ने भी पूछा है, यूपीपीसीसी ने भी पूछा है। तो वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जो 10 से 12 अप्रैल 2025 को हुआ, ताज़ा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। किसने मेजबानी किया? विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया के द्वारा। ठीक है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट है जो कार्नेगी इंडिया में जो उसका बेस है, उसने विदेश मंत्रालय के साथ इसको होस्ट किया। और इसका जो थीम था, इसका जो विषय था, वो बहुत कैची है। विषय था संभावनाएं। संभावना ही इसका टॉपिक था। ठीक, और इस संभावना का मतलब है कि आने वाले समय में किस तरीके से कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का पता लगाया जा सकता है, उसमें पार्टनरशिप किया जा सकता है। एस जयशंकर ने इसका उद्घाटन किया। इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव, ये कहाँ पे हुआ? सिक्किम में। सिक्किम के 50 साल पूरे हुए उसके स्टेटहुड के। सेकेंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स 2025, जितने भी मेडिटेशन करने वाले बड़े बड़े ध्यान गुरु हैं उनका सम्मेलन हुआ। जो हमारे आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इसको इसलिए पूछा क्योंकि 2 बड़ी बड़ी घटनाएं एक साथ होती हैं। एक घटना होती है एशियन बुद्धिस्ट समिट 2024 में, नवंबर 2024 में। चूँकि उस समय आपका पेपर बन चुका था, आया नहीं था। मुझे लगता है एशियन समिट जो बुद्धिस्ट समिट है इस पे, या फिर जो मेडिटेशन लीडर 2025 का सम्मेलन है इस पे कोई ना कोई सवाल बन सकता है। ज़्यादा संभावना एशियन बुद्धिस्ट समिट का है, उसको पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन इस पे खाली देख लो। सेकंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स 2025 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। दुनिया भर के ध्यान गुरुओं को एक साथ लाया गया, उद्घाटन किया वाइस प्रेसिडेंट ने। लेकिन अब डिटेल में पढ़ते हैं एशियन बुद्धिस्ट समिट के बारे में। सिर्फ एशियन बुद्धिस्ट समिट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी सवाल आ सकता है उसको पढ़ेंगे, और सोर्स रहेगा हमारा PIB। तो एशियन बुद्धिस्ट समिट कब आयोजित किया गया? 5 से 6 नवंबर 2024 में दिल्ली में। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये सब प्रावधान किया। समिट का जो थीम था वो महत्वपूर्ण है। थीम था रोल ऑफ बुद्ध धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। कॉमन सेंस लगाओ मित्र, एशियन समिट है तो थीम में अगर एशिया आप देखोगे तो आप वैसे भी मार्क कर सकते हो, बजाय कि वर्ड यहाँ पे लिखा होता वो, तो एशिया लिखा है तो ज़्यादा रिलेवेंट रहेगा। कुछ बुद्धिज्म के बारे में देख लेते हैं। 6th सेंचुरी BC बुद्ध का जन्म और उनका एनलाइटनमेंट। अशोका धम्म को प्रमोट करता है इस पीरियड में, 3rd सेंचुरी BC में। उसके बाद महायाना का एमर्जेंस होता है 1st सेंचुरी BC में। उसके बाद 1st सेंचुरी BC में ही जो सिल्क रूट था और सेंट्रल और ईस्ट एशिया है वहाँ पे बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है। और फिर एक और नया वेव आता है 11वीं सेंचुरी में, जब तिब्बत और ईस्ट एशिया में बुद्धिज्म बहुत पूरी तरीके से फ्लॉरिश हो जाता है। तो ये है इसकी क्रोनोलॉजी, इसको हम शेयर कर देंगे डॉक्यूमेंट आपको। पहला एशियन बुद्धिस्ट समिट 2024, इसका उद्घाटन किसने किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने।
मेंस में या निबंध में इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कल्चर वाले टॉपिक में, आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक में, सोसाइटी वाले टॉपिक में, कि रोल ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड फिलोसॉफी इन 21st सेंचुरी। तो ये आपको बस एनालिटिकल पर्पज से ध्यान रखना है। लुम्बिनी, सारनाथ और कुशीनगर बोध गया, ये बुद्धिस्ट सर्किट के साइट्स हैं। तो बुद्धिस्ट सर्किट में कौन कौन से साइट हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी उसने तो आरओ के एग्जाम में पूछा हुआ है स्तूपा पे कि सबसे बड़ा स्तूपा कौन सा है। तो बुद्धिज्म एक ऐसा विषय है जिस पे यूपीएससी भी खूब सवाल पूछती है, यूपीपीसीएस भी पूछता है। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि जो बुद्धिस्ट सर्किट के साइट्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप जान लीजिए। अभी आपको एक दिन मैंने एमसीक्यू बना के दिया था कि कुशीनगर में रिकॉर्ड टूरिस्ट आए, लेकिन उसी के बगल में पिपरहवा है जो लुम्बिनी के नज़दीक भी है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे फुटफॉल जो है टूरिस्ट का बहुत कम है। और उसके पीछे कारण है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, वहाँ पे पर्याप्त लोगों का जानकारी ना होना। ऐसे श्रावस्ती है जहाँ में जितवन मठ है और बुद्ध ने सबसे ज़्यादा 24 वर्षावास वहाँ पे किए, उसके बावजूद भी वहाँ पे टूरिस्ट का फुटफॉल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के तमाम इशू। हालांकि अब सुना है उड़ान स्कीम के तहत इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ हवाई पट्टी बना रही है। ठीक है, इंटरनेशनल अभिधम्म दिवस अक्टूबर 17 नई दिल्ली में होस्ट किया गया। कंक्लूजन, जब भी आपको बुद्धिज्म पे कुछ लिखना होगा मेंस में, अगर कुछ आ ही जाए तो ये कंक्लूजन आप लिख सकते हो कि भारत में जो बुद्धिज्म है, भारत ने बुद्ध नहीं, युद्ध नहीं बुद्ध दिए, वो तो आपको पता ही है, वो तो कहीं लिख सकते हो। लेकिन एक दूसरा कंक्लूजन लिख सकते हो कि बुद्धिज्म के विस्तार ही नहीं, बुद्धिज्म के प्रभाव ही नहीं, बल्कि बुद्धिज्म के या धम्म के सही संदेशों को प्रसारित करने के लिए भारत ने एशियन बुद्धिस्ट समिट आयोजित किया, जिसका उद्देश्य पूरी दुनिया में विकास तथा बुद्ध के जो संदेश थे उसको समाज और राष्ट्रों तक फैलाना है, ऐसा कुछ, और जनरेशन को इंस्पायर करना है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इस पे सवाल क्या बनेगा जो ट्यूलिप गार्डन वाला था कि भाई एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 2025 में पहलगाम जम्मू कश्मीर में खोला गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि थिरुवल्लुर का स्टेचू मनीला फिलीपींस में उद्घाटित किया गया। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। एक तो एक लेना कैपेविर करके एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है या ड्रग है, इसको जो है HIV में काफ़ी इफेक्टिव पाया गया है। तो इसका नाम याद रख लेना। एंटी रेट्रोवायरल का मतलब होता है कि जो वायरस है उसको सप्रेस कर दिया जाए। चूँकि HIV का इलाज तो संभव है नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, लाइलाज है और एड्स में बदल जाता है। लेकिन अगर हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दे दें तो उससे क्या होता है कि जो वायरस का जो प्रभाव है वो दबा रहता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम उतना भी खराब नहीं होता है और हम सामान्य जीवन अपना जी सकते हैं। भारत एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का बहुत बड़ा सप्लायर है, जेनेरिक ड्रग का, अफ्रीका में, और इसी वजह से वहाँ पे HIV के जो मामले हैं वो थोड़े से कंट्रोल में रहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट मुझे दिखा जो इंडिया ने भी कवर किया है, बाकी न्यूज़पेपर ने भी कवर किया है, वो है वर्ल्ड का पहला कॉमर्शियल स्केल ई एथेनॉल प्लांट। यहाँ देखिए DD न्यूज़ ने भी कवर किया है। वर्ल्ड का पहला कॉमर्शियल स्केल ई एथेनॉल प्लांट कहाँ पे खोला गया? डेनमार्क में खोला गया। तो आप जान लीजिए कि पहला फैक्ट बनेगा कि दुनिया का पहला कॉमर्शियल स्केल पे ई मेथेनॉल प्लांट कहाँ पे खोला गया? डेनमार्क में। ये तो फैक्ट आप याद रख लो। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ई एथेनॉल होता क्या है। तो मैंने ये आपके लिए लाया है कि व्हाट इज ई एथेनॉल। ई एथेनॉल का मतलब है कि भाई जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम हो, ना के बराबर हो, और ऐसा सिंथेसिस किया जाए जिससे रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन टेक्नोलॉजी की मदद से ये सारी प्रक्रिया पूरी हो, ई एथेनॉल बनाया जाए। अब कैसे बनाया जाता है वो देख लो एक बार। ये है CO2, ठीक, और ये है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ये इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह से या ग्रीन जो हाइड्रोजन है उसके सोर्स से बनाया गया है। तो इसका दोनों का जब सिंथेसिस कराया जाएगा तो बनेगा क्या? आपका मेथनॉल, और इसे कहा जाएगा एक ज़्यादा स्वच्छ क्लीन मेथनॉल, जिसे ई मेथनॉल का संज्ञा दिया गया। ठीक, तो ई मेथनॉल कार्बन और हाइड्रोजन के सिंथेसिस से बनता है, क्लीन टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन फ्यूल के इस्तेमाल से, जिसे हम ई मेथनॉल कहते हैं। कमर्शियल स्केल पे इसका जो शुरुआत है वो डेनमार्क में किया है। दुनिया का पहला व्यावसायिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र उसने उद्घाटित किया। याला ग्लेशियर चर्चा में था। याला ग्लेशियर नेपाल में है, जहाँ पे ग्लेशियर काफ़ी सिकुड़ गया है, यानी वहाँ का पानी जो है, मतलब जो ग्लेशियर हो पानी में तब्दील हो गया है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। और इसी पर आपको मैं एक हिंट देता हूँ। मियामी ग्लेशियर और न मालूम क्या क्या उसने सवाल पूछा था उत्तराखंड वगैरह से रिलेटेड।
तो मैं कहता हूँ कि उत्तराखंड के जो फेमस ग्लेशियर हैं, कोई ऐसे 5 टॉप 5 जो ग्लेशियर्स हैं, उसमें जो भी है उसको आप याद रखिए। उसमें हिमाचल वाला भी 1-2 ग्लेशियर आप याद रख सकते हैं। इस पे सवाल बन सकता है, ठीक, ऑलरेडी उसने पूछा हुआ है। अल्जीरिया जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बना। आपको पता है कि ब्रिक्स के जो सदस्य हैं उन्होंने एनडीबी बनाने की घोषणा की थी, और एनडीबी का उद्देश्य था कि किस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस में किसी और के आगे हमें हाथ ना फैलाना पड़े, आईएमएफ के पास न जाना पड़े, हम खुद ही आपस में मेंबर कंट्रीज को और बाकी लोगों को भी हेल्प करें। तो सवाल पूछ सकता है, एनडीबी सिर्फ मेंबर कंट्रीज को ही लोन देता है? जवाब है नहीं, मेंबर के अलावा लोगों को भी लोन दे सकता है, डिपेंड अपॉन देयर कंसेंसस। एक तो ये। दूसरा, एनडीबी बैंक की स्थापना ब्रिक्स के मेंबर्स ने की, हाँ किया। और केस में सवाल पूछा जा सकता है, ये डी डॉलराइजेशन या जो लोकल करेंसी है उसके प्रयोग को बढ़ावा देता है, डेवलपमेंट पार्टनरशिप के लिए भी लोन देता है, सॉफ्ट लोन देता है। रायसीना डायलॉग के बारे में आपको बताया, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर ने किया, कहा कि भारत ने, और उसमें जो चीफ गेस्ट थे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे लक्सन। लेकिन रायसीना एक और डायलॉग करता है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के साथ, कॉन्फ्रेंस लेवल पे डायलॉग करता है, जिसमें चीफ गेस्ट थे हमारे एस जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं। ये मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे संबंध बेहतर रहें, स्ट्रेटेजिक टाइज और मजबूत हों, इसके लिए हमारा विदेश मंत्रालय ORF की मदद से रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस करवाता है। और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? पहला ही रायसीना मध्य पूर्व फोरम कॉन्फ्रेंस 2025 में हुआ, 28 से 29 जनवरी अबू धाबी में हुआ। अबू धाबी कहाँ पे है? UAE में। तो विनू क्या था? अबू धाबी UAE। कौन सा ये था सेशन? ये पहला सेशन था। किसने किसने कराया? रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस। एक तो ORF है, दूसरा हमारा विदेश मंत्रालय। मुख्य अतिथि कौन थे? डॉक्टर एस जयशंकर। सवाल क्या बन सकता है? 2025 में पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? आंसर है अबू धाबी जो है UAE में। ठीक। अब जब मेंस लिखना उसमें, तो इंडिया और मिडिल ईस्ट रिलेशन में ये भी लिख देना कि इंडिया मिडिल ईस्ट रिलेशन। अच्छा, इस पे सवाल बन चुका है, I2U2 को लेकर के सवाल बन चुका है, तो ध्यान रखो कि ऐसे सवाल बन सकते हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट को लेकर के किस तरीके से प्रायोरिटी पे अपने संबंधों को रख रहा है, वो I2U2 से भी पता चलता है। वो इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप जो कॉरिडोर है जिसकी घोषणा की गई G20 सम्मेलन 2023 में इंडिया में, उससे दिखता है। और फिर इंडिया ने रायसीना मिडिल ईस्ट जो कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, उससे भी हमारी प्रायोरिटी साफ पता चलती है। तो इस एग्जाम्पल लिख देना। प्रीलिम में अलग अलग नहीं होता है, बस दृष्टिकोण थोड़ा अप्रोच अलग होता है, अदरवाइज बाकी चीज़ें वही रहती। आपको पता है ना, साल 2024 में ही शायद पूछा था, इफ़ आई एम राइट। क्या पूछा था? उसने पूछा था नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कनक्लेव 2024 के बारे में क्या सही है। पहला स्टेटमेंट था दिल्ली में हुआ, दूसरा स्टेटमेंट था कि द 3-day कनक्लेव वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान। अब 2024 के मेंस में, प्रीलिम में ये सवाल पूछा गया कि नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कनक्लेव कहाँ हुआ। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के सवाल रिपीट हो सकते हैं कि पहला, चूंकि पहला है, पहला भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ। इसका आंसर क्या है मित्र? कोलंबो में हुआ। अच्छा, एक कॉमन सेंस की बात बताऊं, जब हिंदी के प्रमोशन की बात होगी तो हिंदी के प्रमोशन का सम्मेलन हिंदी वाले राष्ट्र में ही, भारत में ही होगा, इसकी संभावना थोड़ी सी कम लगती है। तमिल का प्रमोशन हो, श्रीलंका की सिंगली का प्रमोशन हो, भारत में हो, किसी नॉर्थ स्टेट में हो, समझ में आता है। लेकिन हिंदी का प्रमोशन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मतलब दिस इज वेरी ऑड, ऐसे है लगता है। संस्कृत में चलो समझ में आ सकता है कि भाई नेपाल और भारत दोनों में संस्कृत चलता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर भारत को इनिशिएटिव ले रहा है तो विदेशों में करेगा ताकि हमारा प्रमोशन हो सके। ऊपर से हिंदी है तो बाहर हिंदी फैलाया जाएगा, इंडिया में क्या हिंदी फैलाया जाए। तो कोलंबो में हुआ। कॉमन सेंस थोड़ा सा ध्यान में रखो, दिल्ली दे देगा तो गलत मार्क कर देना उसे। कोलंबो में हुआ और 50वीं जो एनिवर्सरी थी वर्ल्ड हिंदी डे की, उसके उपलक्ष्य में इसे आयोजित किया गया था। भारत और श्रीलंका ने मिलकर सेलिब्रेट किया इसे। इतना ही ध्यान रखना है। एक दूसरा फैक्ट ध्यान रखो, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जिसे हिंदी दिवस के माध्यम रूप में जाना जाता है, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को संविधान सभा द्वारा 1949 में हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के उपलक्ष्य मनाया जाता है। चूंकि 14 सितंबर को हिंदी को भारतीय संघ की, यूनियन ऑफ इंडिया की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था, इसके लिए 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में या राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ो। सवाल इसे पूछ लिया जाएगा, पहला भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया। इसका आंसर है कहाँ पे? कोलंबो।
फ्रांस यात्रा के बारे में देख लेते हैं। चलो भाई, इंडिया की फ्रांस यात्रा। तो प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया ने फ्रांस की यात्रा की, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजिट किया, वो तो ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन में भाग लिया, उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट। तो इसका नाम है AI एक्शन समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट। अभी महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि भारत और फ्रांस ने को होस्ट इसको किया, राइट। तो इसको को होस्ट किया, और भारत और फ्रांस ने पहले भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को होस्ट किया हुआ है। तो इसलिए भी अच्छा, और ये सवाल भी पूछा है यूपीएससी ने, तो ऐसे सवाल रिपीट हो सकते हैं, इस थीम पे रिपीट हो सकते हैं, इसलिए पूछा है। तो प्रधानमंत्री की ये 6ठी फ्रांस की यात्रा है, मौका था AI एक्शन समिट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट का। फिर क्या इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट ये है कि जो पेरिस AI एक्शन समिट है उसमें जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट, इसको आप अपने मेंस में लिखिएगा, प्रीलिम में तो सवाल पूछेगा नहीं, और जो पूछेगा उसको यस कर देना। पब्लिक इंटरेस्ट AI, ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिससे पब्लिक इंटरेस्ट फुलफिल होता हो, ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस पर लोगों का ट्रस्ट हो, ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ग्लोबल गवर्नेंस को बेहतर बना सके, ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एथिकल हो, एथिकल AI जिसको बोलते हैं। तो जो आप 3A 3B 3C 3BD वो सब PDF पढ़ते हो ना सस्ता, वो सस्ता नशा मत करो, इस तरीके से चीज़ें ध्यान में रखो तो आप ठीक से कर पाओगे, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट, ट्रस्ट इन AI, ग्लोबल गवर्नेंस और एथिकल AI, ये सब टर्म याद रखना। इस सम्मेलन की विशेषता क्या रही? विशेषता ऐसी रही कि एक जगह है मार्सिले। हुआ क्या था, एक तो ठीक है कि भाई भारतीय सैनिक वहाँ पे बहुत सब ज़बरदस्त शानदार युद्ध किए थे। मैंने देखा PIB का जो नोट था कि वीर सावरकर से भी ये जुड़ा हुआ है। तो अगर कुछ लिंक करके सवाल पूछे तो भी आप उसको यस कर देना। आपको पता है कि पोलैंड जब प्राइम मिनिस्टर गए थे तो वहाँ पे भी इस तरीके से श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। और अभी जब रूस के प्रेसिडेंट पुतिन आए हवाई में, तो भी उन्होंने रशियन जो सोल्जर्स से जो लेट डाउन ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार, तो उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो इस तरीके से जब कोई मौका होता है तो वो टर्म, वो प्लेस याद रखना चाहिए। तो मार्सिले जो है वहाँ पे वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन हुआ, और जो मार्चगेस है वहाँ पे भारतीय सैनिकों को जो शहीद हो गए थे उनको श्रद्धांजलि दिया प्राइम मिनिस्टर ने। तो याद क्या रखना है, AI एक्शन समिट हुआ, उसकी जो थीम थी वो बता दिया, साथ में मार्चगेस में भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित किया जो वीर सावरकर से भी जुड़ा हुआ है। और राफेल, भारत ने 36 राफेल जो खरीदे थे उसी का मरीन वर्जन या इंडियन नेवी के लिए जो उपयुक्त है वैसा वर्जन खरीदने के लिए समझौता हुआ है 26 राफेल का। ठीक, इम्पॉर्टेंट नहीं ये अमाउंट, लेकिन मरीन वर्जन जो है हम खरीद रहे राफेल का, ये शायद इम्पॉर्टेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट जो हुआ उसको लेकर के जो संयुक्त घोषणा है उसमें जितने भी की टर्म है सबको यस कर देना। भारत फ्रांस 2026 को नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। संभावित जो सवाल बन सकता है वो क्या बन सकता है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2025 की अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मैक्रों के साथ किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की? इसको को होस्ट किया था। अगर कल को सवाल तुमसे पूछ ले, कंफ्यूज करवा दे कि इट वॉज सोलली होस्टेड बाय फ्रांस, रॉन्ग है, इट वॉज को होस्टेड बाय इंडिया एंड फ्रांस। ठीक, तो क्या को होस्ट किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट को किसने? भारत और फ्रांस ने। कहां पे? पेरिस में। PM मोदी की अमेरिका यात्रा। अमेरिका यात्रा के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अमेरिका यात्रा में जो कुछ भी फैक्ट्स हैं उनके बारे में जान लो, हालांकि अब तो बहुत कुछ गंगा में पानी बह गया है। एक अलायंस किया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक इंडिया ग्लोबल अलायंस, जिसको नाम दिया मीगा, यानी मागा और प्लस इंडिया का डेवलपमेंट हो गया मीगा। अब कोई मीगा की बात नहीं कर रहा है,
मागा प्लस मीगा, इट बिकम्स मेगा। ठीक, तो अब इस पे कोई बात नहीं करता, लेकिन ठीक है, बेटर में याद रखना। दूसरा, मिशन 500। मिशन 500 क्या है? 2030 तक बायलैटरल जो ट्रेड है उसको $500 बिलियन पहुंचाने का लक्ष्य। अब अभी जो ट्रेड है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट का, $88 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ $30 बिलियन के पास इंपोर्ट करते हैं। $120 बिलियन के आसपास हमारा टोटल ट्रेड है एज पर 24-25 फाइनेंशियल ईयर ट्रेड डिटेल्स। अब इसको $500 बिलियन पहुंचाना है 2030 तक। जिस तरीके से 50% टैरिफ लगाया है, ये तो संभावना कम लगती है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म का टर्बुलेंस है। अभी आपने देखा होगा, कल ही वहाँ की एक अपीलेट कोर्ट ने इस टैरिफ को इलीगल बताया है। हालांकि 15 अक्टूबर तक उन्होंने इंटरिम रिलीफ दिया है ट्रंप को। बड़ी संभावना है, आपको मैंने जो निबंध की क्लास ली थी आपकी ट्रेड वार पर पढ़ा है यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, उसमें आपको इतिहास बताया था कि किस तरह मंदी 1930 की जो थी उसके पहले उस समय के पीरियड तक जो टैरिफ लगाने का अधिकार था, वो वीडियो जरूर देखना। जो अधिकार था टैरिफ लगाने का वो था कांग्रेस के पास। बाद में उस समय से ये पावर कांग्रेस से छीन लिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। तो अगर फेडरल कोर्ट ऐसा कोई फैसला देती है कि टैक्स लगाने का अधिकार जो है वो कांग्रेस के पास है, तो प्रेसिडेंट के पास अधिकार नहीं होना चाहिए, तो हो सकता है पूरा जो टैरिफ वार का झंझट है वहीं खत्म हो जाए पूरी दुनिया के साथ, तो दुनिया शांति में रहेगी ट्रम्प टैक्स। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी मैं पढ़ रहा था कुछ आर्टिकल्स कि प्रीसियस स्टोन पे जो लगाया है उन्होंने इतना सारा टैरिफ, 2-3% का ही खाली वैल्यूएशन होता है। इंडियन जीडीपी बहुत उससे इम्पैक्ट नहीं होगी, व्यापार कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन प्रीसियस मेटल से एक तो हमारी इकोनॉमी को कोई इतना बहुत बड़ा फायदा नहीं होता है, 2-3% वैल्यूएशन जिस तरीके से। दूसरा, इंडिया का जो मिशन 40 है कि भाई 40 राष्ट्रों के साथ हम अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया था कि $140 मिलियन का, $140 मिलियन का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, श्रिम्प वगैरह मरीन जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं ब्रिटेन को, यूके को, अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से, सेटा की वजह से, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड पार्टनरशिप की वजह से हो सकता है कि हम मरीन एक्सपोर्ट यूके की तरफ और यूरोप की तरफ मूव कर पाएँ, क्योंकि अमेरिका ने तो हम पे टैरिफ लगा दिया, टैक्स लगा दिया, और वहाँ पे हम खूब सारा श्रिम्प एक्सपोर्ट करते थे। ऐसे ही फार्मा की बात है, लेकिन फार्मा को, इलेक्ट्रॉनिक्स को अभी उन्होंने एग्जम्प्ट करके रखा है टैक्स से। तो इंडिया के लगभग 50% जो प्रोडक्ट हैं उन पे टैरिफ लग रहा है, और उन 50% में भी एक 20-25% ही ऐसे हैं जो बहुत सेंसिटिव है, जिससे इंडिया का एक्चुअली में लॉस हो सकता है। उनको हम ट्रेड डाइवर्सिफाई करके हम उसको मैनेज कर लेंगे। तो बहुत ऐसे परेशान होने की ज़रूरत इंडिया को तो नहीं है एज पर एनालिसिस। ठीक, बाकी ये ताऊर राणा को डिपोर्ट कर दे एक बड़ा अचीवमेंट था। ठीक, यूनाइटेड स्टेट को लेकर के इंडिया के साथ जो रिलेशन है उस पर सवाल पूछा है। 2020 में जो RO का री एग्जाम हुआ था उसमें कि भाई मेलाना ट्रंप ने विजिट किया, योगा सेशन अटेंड किया, दिल्ली स्कूल गई, ये सब मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ इस तरह के सवाल पूछने से क्या पूछना चाहते हैं। मेलाना ट्रंप अगर मोती बाग गई, दिल्ली की स्कूल गई, तो दिस इज फॉर द नॉनसेंस टाइप ऑफ न्यूज़ कवरेज। आप ये पूछते इंडिया यूनाइटेड स्टेट के ट्रेड के एनालिसिस से रिलेटेड सवाल, फैक्चुअल ही होता, कोई बात नहीं। वहाँ पे जो हमारे स्ट्रेटेजिक जो अलायंस है उससे रिलेटेड सवाल, क्वाड से रिलेटेड सवाल, हमारे जो बीका हुआ है, लेमुआ हुआ है, उसकी फीचर्स पूछते समझ में आता है क्या पूछ रहे। ये दिखाता है पेपर सेटर का चुनाव जो किया जाता है उसका स्तर। भाई इतने साल मैंने भी गुजारे इस एग्जाम में, मुझे ही चुन ले। ऐसा कौन सा पेपर सेटर होगा जो मेलाना ट्रंप के बारे में एक्सपर्टीज होगा तब उसने क्वेश्चन फ्रेम किया। मुझसे फ्रेम करवा लो यार, अगर नहीं होता है तो प्रोबेबल क्वेश्चन, संभावित सवाल क्या हो सकता है? ताऊर राणा, ताऊर राणा के बारे में क्या सवाल बन सकता है? किस देश ने डिपोर्ट किया? तो यूनाइटेड स्टेट ने। बाकी जो ट्रेड को लेकर के जो सवाल है उस पर जितने भी फैक्ट हो सकते हैं कि भाई लगभग $120 बिलियन का ट्रेड है, $500 बिलियन का ट्रेड हम 2030 तक करेंगे, ऐसा समझौता हुआ है। टैरिफ 50% कर दिया है। ब्राज़ील और इंडिया 2 ही राष्ट्र हैं दुनिया में जिन पे इतना किया है। वहाँ का जो ट्रेड एडवाइजर है पीटर नवारो है, पहले लाइटहाइजर था। इस तरीके के जो फैक्ट हैं वो आप कर पाएंगे। कुछ वन लाइनर और मिसलेनियस देख लेते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, विश्व का गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? दुबई में हुआ।
इस पे ज़्यादा सवाल किसी एग्जाम में पूछा भी है ऑलरेडी। तो अभी हाल फिलहाल में इसका थीम जो था वो थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, भविष्य की सरकारों को आकार देना, कैसी भविष्य की सरकारें होंगी, गवर्नेंस कैसा होगा, ये उसका थीम था। भूपेंद्र यादव ने इसको रिप्रेजेंट किया, न कि प्राइम मिनिस्टर ने। जिन जिन टॉपिक पे बात किया ऐसा स्टेटमेंट दे कि एआई पे बात किया क्या, क्लाइमेट पे बात किया क्या, गवर्नेंस पे बात किया क्या, सब यस कर देना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि जो उनको मैं बताता हूँ कि पॉजिटिव रह के एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अननेसेसरी डाउट मत करो, इससे उनका फ़ायदा हुआ है, 2024 का प्रीलिम क्वालिफाई भी हुआ है। तो प्लीज़ आई रिपीट अगेन, अननेसेसरी डाउट मत करो ना लाइफ में ना एग्जाम में। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, चूंकि पहला है बिम्स्टेक का युवा शिखर सम्मेलन और भारत में हुआ है गांधीनगर में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए इसको कवर किया है। तो पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? गांधीनगर, गुजरात में। ठीक, किसने उद्घाटन किया उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि मनसुख मांडविया ने किया और गुजरात के सीएम ने। थीम देख लो, यूथ हैज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। बिम्स्टेक के भीतर आदान प्रदान के लिए युवा जो है वो ब्रिज का काम करेंगे। बाकी जो भी पूछ ले सब यस कर देना। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव क्यों शामिल किया? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ हुआ है? यूपी में हुआ। यूपी में कहाँ? प्रयागराज में। ठीक, ठंडी के दिनों में जब मैं प्रयाग में रहता था तो नाव में बैठता था और लाई होती है ले लेता था, और दूर जब जाता था तो उसको बर्ड्स को फेंकता रहता था, और बड़ा एक अलग किस्म का मानसिक सुख था। तो सेंट्रल एशियन जो फ्लाईवे है, सेंट्रल जो फ्लाईवे है उसमें इंडिया पड़ता है, और बर्ड्स ठीक ठाक आती हैं इंडिया में। उनका बहुत बड़ा यहाँ पे जमावड़ा होता है। घाना पक्षी अभयारण्य जो गए हैं उन्होंने देखा ही होगा। तो थीम क्या था? फेथ ऑफ कुंभ, नेचर कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट। कुंभ की आस्था, प्रकृति संरक्षण और जलवायु। ठीक है, कुंभ से रिलेटेड जो भी होगा मार्क कर देना। ये मत सोचना कुंभ क्यों आ गया इसमें बर्ड महोत्सव में। अब कुंभ हो रहा था तो निश्चित तौर पे कहा चलो यहीं कर लेते हैं। ठीक, बाकी जो भी होगा यस कर देना। कहाँ हुआ था? प्रयाग में, ये ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव, ये ध्यान रखना। अर्जेंटीना ने WHO से खुद को बाहर कर लिया है, इतना ध्यान रखना कि अमेरिका तो बाहर हो ही गया था, उसके बाद अर्जेंटीना भी बाहर हो गया। उन दोनों के संबंध थोड़े ठीक ठाक चल रहे हैं। ठीक, ये जो सेंटोरिनी द्वीप है जहाँ पे अर्थक्वेक आया वो ग्रीस में है, बस इतना ध्यान रखना। क्योंकि ऑलरेडी जो भूकंप के साइट से रिलेटेड सवाल उसने पूछा हुआ है, कहाँ कहाँ बड़ा भूकंप आया, सब कोई हर जगह रटता रहता है, बट जो करंट में उस पर ज़्यादा पूछा जाएगा। अगर तुम लोगों को पता हो तो यूपी PCS में PYQ में एनालाइज कर रहा था कुछ साल पहले, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट कुछ साल पहले, वो 2019 से लेकर के 22 तक हो सकता है, या 18 से 22 तक, मगधेचू पे सवाल आया था। याद है ना? PYQ किया होगा। मगधेचू जो जल विद्युत संयंत्र केंद्र था वो कहाँ है, ऐसा उसने पूछा था। तो ये है भूटान में। उसी तर्ज पर पुनात सांगछू, अब मगधेचू था तो धेछू केछू इस तरीके से नाम जो है भूटान से रिलेटेड हो सकते हैं। तो पुनात सांगछू सेकंड है, फर्स्ट नहीं सेकंड है। जल विद्युत परियोजना कहाँ है? वो भूटान में है, भारत के सहयोग से में। तभी इतना ध्यान रखना है आपको। हो गया, 1 घंटे से कम में ही हो गया, काफ़ी टॉपिक्स कवर हो गए। तो भाई बस, हाँ यस आशीष, ठीक। तो छू मीन्स कह रहे हैं रिवर होता है भूटान में, तो बढ़िया है ना, इस तरह से याद रख लेना। तो मित्रों ये था आज का दूसरा इंटरनेशनल सेशन। 2 से 3 सेशन और करेंगे, थोड़े और टॉपिक शामिल करेंगे और इंटरनेशनल में कवर हो जाए, तो घबराओ मत। ठीक है, उम्मीद है कि इससे आपको 1.5 में भी देख लोगे तो 30 मिनट में हो जाएगा, बजाय रटने के। PDF अपलोड कर दिया जाएगा आपका। और ये जैसे ही हम PDF अपलोड करते हैं ना, एक जमात ऐसी है, उनको दोष नहीं दूंगा, लेकिन वो थोड़ा सोच ले, तुरंत कहते हैं हिंदी में खाली नहीं है, अंग्रेजी में खाली नहीं। अरे भाई, पढ़ाने के लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों शामिल करना पड़ता है, नहीं तो फिर पता लगेगा कि अंग्रेजी वालों हिंदी वालों को किसी को दिक्कत हो सकता है। अब उसको अलग करना है। अब एक टीम बैठ करके अलग करती है, अब वो बाकी भी उसके पास काम होते हैं, तो तुरंत एक्सपेक्ट मत करो। पढ़ो भाई, कम से कम पढ़ने के लिए उपलब्ध हो गया है दोनों भाषा में। प्रिंट करवाना है तो लेट करवा लेना, या उसी में मार्क कर लो। ठीक, अब मार्क करने में थोड़ी दिक्कत आती है, जो कि प्लेगरिज्म का ज़माना है। मेंस का इतना कंटेंट हमने अच्छा दिया, बहुत सारे लोग बहुत चीज़ें उसमें अपनी तरीके से कॉपी करते हैं, बट ठीक है, अब रिसोर्सेज कम है, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो
उससे प्रचार ही होगा अपना, लेकिन प्रचार करते नहीं ना, वो अपने लिए यूज करते हैं और उसको प्रचार नहीं करते ना। क्रेडिट दे दें, दिक्कत नहीं। अब सवाल जवाब का सेशन है, कुछ पूछना हो तो पूछो, नहीं फिर खत्म करते सेशन को। आप लोगों के क्या सवाल है बताइए। श्रेष्ठम आपने एनरोल किया हुआ है टेस्ट सीरीज में, तो आप क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहे? हाँ, तो फिर क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहे मित्र? उसमें पीडीएफ भी अपलोडेड है, उसमें क्विज के फॉर्म में भी है, तो ऑनलाइन भी आप दे सकते हो एप्लीकेशन वेबसाइट पे, पीडीएफ भी डाउनलोड करके उसको भी आप प्रिंट निकाल करके भी दे सकते हो। कोई ज़्यादा दिक्कत हो तो वहाँ पे व्हाट्सएप लिंक है, एप्लीकेशन में ही राइट साइड में व्हाट्सएप लिंक है, वहाँ पे मैसेज करने का, वहाँ पे एप्लीकेशन पे भी मैसेज करने का ऑप्शन है, तो करोगे तुरंत जवाब आएगा, टीम लगी हुई है उस पर। अब टैबलेट में एडिट का ऑप्शन नहीं, हाँ आशीष नहीं ऑप्शन है, प्राइवेसी की वजह से ऐसा ऑप्शन डिसेबल करके रखा गया है। ज्योग्राफी की क्लास होगी, टेस्ट तो शुरू हो गया है, उसका कंटेंट भी बन गया है 2-3 टॉपिक का, तो एक एक टॉपिक पे लेक्चर और उसका कंटेंट आपको देते जाएंगे मोस्टली आज से या कल से। और कोई सवाल? फास्ट ट्रैक कर रहे हैं सभी चीज़ों को, आप देख रहे हो करंट भी शुरू हो गया इसलिए जल्दी है, और बाकी टेस्ट और क्लासेस तो चल ही रहे। इसके अलावा आज फुल एंड टेस्ट भी रात के 9 बजे। 1 2 3 एक सिविल न्यूक्लियर डील ऐसा है कि जिसमें कुछ ऐसे प्रैक्टिकल से ज़्यादा वो एक सिंबॉलिक था इंडिया का, जो अनटचेबिलिटी था, पूरी दुनिया हमारे साथ सहयोग नहीं करना चाहती थी न्यूक्लियर डील पे, वो एक हिसाब से उसका मार्ग प्रशस्त हुआ था। रही बात इंडिया अमेरिका के बीच, तो वेस्ट उसका नाम क्या था एग्जैक्टली जो अमेरिका का बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाता है, कंपनी का नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उसके साथ लगभग हमारा वेस्ट या कुछ ऐसे करके था, उसके साथ लगभग फाइनल हो गया था। लेकिन जो एक एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में, आपको पता ही होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, किस में, कौन से केस में, 1980s में जो आया था जजमेंट, क्या था वो, एनवायरनमेंट पे डिसीजन, भोपाल गैस ट्रेजिडी के बाद में पूछा भी ये प्रश्न उस पर, तो एमसी मेहता का केस था। भारत में अभी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें यह है कि किसी भी वजह से मतलब वो भूकंप भी हो सकता है, नेचुरल कैलेमिटी भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है, अगर कोई डिजास्टर आता है तो उसकी लाइबिलिटी जो है ना वो कंपनी पे होगी जो मैन्युफैक्चरर। अमेरिका की जो कंपनी थी जो न्यूक्लियर पावर जो रिएक्टर बनाना चाहती थी, उसका कहना था कि भाई न्यूक्लियर डिजास्टर इससे पहले भी हो चुके हैं, चेरनोबिल में हो चुके हैं, फुकुशिमा दाइची में भी हो चुका है, तो ये जो लाइबिलिटी है इसके क्लास थोड़े से रिलैक्स करो। इसलिए इंडिया और अमेरिका के बीच उस तरीके का कॉपरेशन हो नहीं पाया। और आपको पता होगा कि कुडनकुलम को लेकर के एक बड़ा मासिव प्रोटेस्ट हुआ था और जिसमें ग्रीन पीस शामिल थी, बाद में उसको बैन कर दिया गया था। तो माना जाता है कि अमेरिका लॉबिंग कर रहा था, पैसे दे रहा था कि रसिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके खिलाफ विरोध किया जाए ताकि अमेरिकन कंपनीज को फ़ायदा मिल सके। तो चल रहा है, लेकिन ऐसे कोई बहुत कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का समझौता तो हुआ है, लेकिन अभी भी वो फ्रैक्टिफाई नहीं हो पाया। कुछ इंडिया रिलैक्सेशन दे रहा है शायद लाइबिलिटी को लेकर के, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता क्या क्या रिलैक्सेशन दे रहा है, बट कुछ तो भी छूट देना चाह रहा है इंडिया आगे बढ़ने के लिए। बीच में क्या होता है ना, सिविल न्यूक्लियर डील हुआ, उसके बाद फिर इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर चला, फिर उधर फुकुशिमा दाइची हो गया, तो इसकी वजह से ना न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के फिर जर्मनी वगैरह ने सब बंद कर दिया अपना पूरा, यूरोप उससे पीछे हटने लगा। तो इंडिया में भी एक संदेह का माहौल है कि क्या इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो एक डर और संदेह का माहौल रहता है इसको लेकर के। लेकिन शायद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया तो चीज़ें बेटर हो जाए। हाँ, रूस के साथ तो हम काफ़ी कर रहे हैं, हमने तो बांग्लादेश में भी रूपपुर में बनाया है, इंडिया और रूस ने मिलकर के न्यूक्लियर पावर प्लांट। एक मैंने कहीं पे पढ़ा था आर्टिकल बहुत पहले, न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो खतरे हैं या उसको लेकर के हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक हेजिटेंट माहौल रहता है कि कोई भी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है वो बुरी है या उससे फ़ायदा नहीं होगा, वो हम आज के संदर्भ में सोचते हैं। हमें पता नहीं होता है कि आने वाले समय में वो टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो सकती है, तो जो हमारे कंसर्न्स हैं वो दूर हो सकते हैं। इसलिए जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं, जितने टाइप के एनर्जी सोर्सेस हैं, उन सबको हमें साथ में लेकर चलना चाहिए, क्योंकि उसमें लगातार टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के स्कोप होते हैं। हो सकता है आने वाले 5 साल 10 साल बाद न्यूक्लियर एनर्जी एक बहुत सेफेस्ट और सबसे क्लीनेस्ट और सबसे शानदार एनर्जी हो, या शायद सबसे बुरा हो। तो हमें किसी चीज़ को प्रिजुडिस को ध्यान में रख के उसे छोड़ नहीं देना चाहिए। और कोई सवाल भाई, कोई दिक्कत हो किसी को पढ़ने में, कोर्स में, और कोई तो बताइए, बोलो बोलो बोलो।
उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, जो उसका व्हाट्सएप मैसेज है ना, श्रेष्ठतम एप्लीकेशन के दाहिनी साइड में, तो टीम जवाब दे देगी जो भी क्वेरी होगी आपको। ठीक है, और ज़्यादा दिक्कत होगी तो ट्रांसफर कर देगी मुझे मैसेज, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सवाल नहीं है आज आपके। चलो भैया, पढ़ो लिखो, मज़े करो, बाय।